मुझे अभी तक 8 रिजेक्शन हो चुकी है। 8 बार रिजेक्शन हो 8 चुके बार रिजेक्शन हो गया है। चलिए मैं आपसे ट्रांसप्लांट से पहले की बात करती हूँ। हाँ जी। जो हर नॉर्मल लड़की के सपने होते हैं, कॉलेज जाना, लाइफ एंजॉय करना, हर रोज कुछ नया करना। पता नहीं था कि अचानक से जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। ये हार्ट ट्रांसप्लांट होता क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी जीरो थे हम लोग। कुछ तो ट्रीटमेंट है जिससे मैं एक राह मिल गई थी एक राह मिली। ये भी हो सकता कुछ हो सकता है। हाँ जी। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उन्होंने मन्नत मांगी कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं नंगे पाँव वैष्णो देवी जाऊंगी। इंदौर से वो दिल्ली आए, दिल्ली से वैष्णो देवी से वापस। उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, जनवरी की ठंड। मैं एक पल को सोचती थी कि मान लीजिए मैं इस दुनिया में नहीं रही, तो मेरे जाने के बाद उन सबकी शक्ल जो रहेगी, भगवान कुछ तो रास्ता होगा, कहीं तो होगा कि मुझे कहीं से कोई उम्मीद मिले। जब मैं सोती हूँ तो उस समय मेरे ध्यान में जो ऑर्गन डोनर है, जिनका दिल मुझ में धड़कता है, जो सांस में ले रही हूँ, उनके स्मरण के साथ और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं सोती हूँ। Hi, I'm Surabhi Sapra. Welcome to my podcast, The Migrating Occult. आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी जिंदगी खुद में ही एक प्रेरणा है, जिनकी धड़कनें दृढ़ता, कृतज्ञता, आशा और साहस की मिसाल बन चुकी है। सुश्री प्रीति उन्हले जी करीब 24 साल पहले 23 जनवरी 2001 में 26 वर्ष की उम्र में उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में मिला एक नया जीवन। लेकिन प्रीति जी ने सिर्फ जीवन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने उसे एक नई उड़ान में बदल दिया। आज वे न केवल WTG के अंतर्गत बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में भारत के लिए खेलती हैं, बल्कि ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की सक्रिय सदस्य भी है और अंगदान के लिए एक अथक प्रचारक भी है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अंगदान सिर्फ जीवन नहीं बचाती, वह जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है, उसे एक नई दिशा देती है। आज उनके कार्यों के माध्यम से वह अनगिनत परिवारों के लिए एक आशा की किरण बन चुकी है और उनकी कहानी सिर्फ एक चिकित्सक चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मबल, गरिमा और उम्मीद की प्रेरणादायक गाथा बन चुकी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमान और मकान और भी है। गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदा और भी है, तेरे आगे आसमान और भी है। प्रीति जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, हर सुबह वो कौन सी सोच या मूल मंत्र है जिसको स्मरण करते ही आपका पूरा दिन एक ऊर्जा से और प्रेरणा से भर जाता है? देखिए, हर सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है, क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो उस समय मेरे ध्यान में जो ऑर्गन डोनर है, जिनका दिल मुझ में धड़कता है, जो सांस में ले रही हूँ, उनके स्मरण के साथ और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं सोती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन मेरा और अधिक ऊर्जावान होगा और मैं और अधिक उत्साह के साथ कल का दिन देखूंगी और कुछ ऐसा अच्छा कुछ कर पाऊं जो मुझे मिला है मेरे जीवन में। बहुत कम लोगों को नसीब होता है, तो मुझे मिला है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से या कुछ जो मेरे आसपास हैं लोग या जो भी मेरे संपर्क में हैं, तो उन्हें मैं कुछ सकारात्मक सोच दे पाऊँ, उन्हें कुछ उम्मीद है जो मुझे मिली वो दे पाऊँ। तो ये इस उम्मीद के साथ मैं उठती हूँ और पूरा दिन यही सोच मुझे बहुत ऊर्जा देती है, जैसा आपने कहा। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट हुआ था तब मुझे लगता था कि क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, पर अब जब इतने साल पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में नई 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 बहुत अच्छी चीजें और बहुत अच्छी यादें जुड़ती जा रही हैं और आगे भी ईश्वर की कृपा से और सबसे जुड़ती जाएंगी। क्योंकि मुझे ये लगता था कि
सब सपने की तरह लगता था, जैसे कि आपने अभी बोला कि मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में खेलने जा रही हूँ, जी। तो ये मेरे लिए सपना ही था। हम्म, क्योंकि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले की बात करूं, तो उसके पहले अगर मेरी स्थिति मैं आपको बताऊं तो ऐसी थी कि मैं 4 कदम नहीं चल सकती थी। अच्छा। अपने छोटे छोटे काम के लिए निर्भर होती थी। ओके। अगर मैं यहाँ लेटी हूँ और वहां पे टीवी का रिमोट रखा हुआ है, मेरा मन है टीवी देखने का, तो मुझे लगता था कोई आ जाए, मुझे रिमोट उठा के दे दे तो मैं टीवी चला लूं, क्योंकि मेरी इतनी खुद में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि मैं उठ के ये काम कर सकूं। चलिए मैं आपसे ट्रांसप्लांट से पहले की बात करती हूँ। तो एकदम सामान्य लड़की की तरह, जो हर नॉर्मल लड़की के सपने होते हैं, कॉलेज जाना, लाइफ एंजॉय करना, हर रोज कुछ नया करना, डांस करना, खेलना, कॉलेज के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, लिखने का शौक भी था। वो सारी चीजें बहुत नॉर्मल चल रही थी। पता नहीं था कि अचानक से जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। फिर मैं चूंकि केमिस्ट्री में कर रही थी, तो लैब्स में मुझे काफी देर खड़े रहना पड़ता था, तो मुझे चक्कर आते थे, वीकनेस लगती थी। तो उसे मैंने घर में जब बताया, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने बोला कि आजकल लड़कियां खाती पीती नहीं, दुबले रहने के चक्कर में थोड़ा खाया पिया करो। बिल्कुल बताओ, इतनी देर खड़े होके तुम थक जाते हो। तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि ये कहीं उस हार्ट में सोच भी नहीं सकता कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोचा ही नहीं। इसको मैंने खुद ने, मेरी फैमिली ने इग्नोर किया। धीरे धीरे वो चीज बढ़ती गई। तो मेरा शायद 21वां जन्मदिन था, और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उस समय हम लोग रह रहे थे। तो उस दिन जन्मदिन की पार्टी रखी, तो मम्मी ने उस दिन मुझे बड़े शौक से कान की झुमके दिलवाए कि तुम 21 साल की हो रही हो, नई ड्रेस दिलवाई, और तैयार होके होटल में हम डिनर के लिए गए। और भी कुछ लोग थे जो पार्टी रिश्तेदार कुछ थे। पर रात होते थे 9:30, 10, 11 बजे, बैठे बैठे मुझे सुबह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा था कि आज मेरे को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है या ऐसा कुछ। पर मैं अपने आप को पुश करती रही कि नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे रेस्ट नहीं किया मैंने। तो जब पार्टी में थे, तो धीरे धीरे काफी बढ़ती गई वो चीज। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग करो। मम्मी ठीक है, तुम घर जाओ, आराम करो, हम लोग आते हैं। और मैं घर चली गई। तो घर जाके बहुत पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो गया, हार्ट रेट बहुत बढ़ गई। और जब वो लोग घर पे आए, तो मैं बेड पे ऐसे लेटी हुई थी और हालत बहुत खराब। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा आप ले आओ। तो जब हम वहाँ गए, तो डॉक्टर को लगा शायद कुछ हार्ट प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उन्होंने कहा एक इको वगैरह कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि हार्ट प्रॉब्लम है, मेडिसिन से। उस टाइम जब इको वगैरह हो रहा था, तो जो नर्सेस खड़ी थी वहाँ, 2-3 लोग कहती, देखो ये लड़की कितना तैयार होकर हॉस्पिटल आई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माइल्ड जो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो जैसे हमें कहते हैं कि आप एंटीबायोटिक लीजिए 5 दिन का, शायद 2 दिन में फीवर ठीक हो गया होगा। तो मैंने इनकम्प्लीट किया कोर्स एंटीबायोटिक का। तो वो वायरस बॉडी में रह गया, और धीरे धीरे उसने हार्ट को अटैक किया। ये लाखों करोड़ों में किसी को होता है। कुछ दिन मेडिसिन ली, धीरे धीरे स्टेबल होके वापस अपना कॉलेज गए। मतलब मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया, उसके बाद एंगेजमेंट हुई, शादी भी हो गई, सब आ गया। फिर लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कुछ प्रिकॉशंस थे, पर इतना ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाएगी ये अंदाज था नहीं। बट थ्रू आउट आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। 100% एकदम नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि उसके पहले बैडमिंटन भी खेलती थी, तो पहले जहाँ 4 मैचेस खेल पाती थी, अब 1 मैच खेल के फिर मुझे लगता था अब मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, तो सिर्फ थकान हो रही थी या कुछ और भी? थकान ही था। ओके, ऐसे कोई पैल्पिटेशंस या ब्रेथलेसनेस उस तरह का कुछ? हाँ, उतना नहीं था। मेडिसिन थोड़ी चल ही रही थी। फिर उसके बाद ओके, शादी हुई, सब ठीक हो रही, हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पे फिर खुशखबरी आई, प्रेगनेंसी की भी आई। तो उसके बाद जब कुछ टाइम निकल गया, तो उसके बाद फिर पाल्पिटेशन वो सब बढ़ना शुरू किया। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपका हार्ट वीक है, इसके साथ आप कैरी नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो लेकिन कुछ हमें 1-2 डॉक्टरों ने बोला कि नहीं, आप कंप्लीट रेस्ट करोगे तो हो भी सकता है। तो वो दोनों तरफ के ये थे। पर मेरी फैमिली, मेरे लॉस का कहना था कि अगर रिस्क है तो हम ये डिसीजन नहीं अभी लेंगे, हम पहले इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट
और ये तो बहुत मुझे- बड़ी बात है कि इन-लॉज ये चीज बोले हैं बिल्कुल कि हाँ जी। नहीं, मेरे मैं मतलब मुझे तब भी उम्मीद थी कि हम्म। सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकती हो, तुम्हारे ऊपर मेरा भी कुछ थोड़ा अधिकार है कि मैं सोच ये सकता बात हूँ। तो सही है। तो ये था कि जो नहीं आया है हम्म। उसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे नहीं चाहिए। जब अबॉर्शन हो गया फिजिकली मेंटली, उस वक्त जो मुझे वीक हुई ना, तो उसके बाद मेरा डिटोरेशन बहुत तेजी से होता गया। फिर धीरे 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 कुछ महीनों बाद ये था कि मैं चल फिर ही नहीं पाती थी। अच्छा। बहुत डिफिकल्टी होती थी। ओके। हम लोग मुंबई गए, हम लोग मुंबई एयरपोर्ट्स में, फिर दिल्ली आए हम लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में रहते हाँ थे। जी। हाँ जी। दिल्ली में कई हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने, तो कहीं से कुछ ऐसी उम्मीद नहीं मिली, दिखा के हम फिर वापस चले गए। तो वहाँ जो डॉक्टर थे, जो मेरे टीचिंग फिजिशियन वहाँ मध्य प्रदेश में थे, हाँ जी। डॉक्टर विद्युत चंद, उन्होंने कहा आप एक बार एम्स में अच्छा। ले जाओ। ओके। डॉक्टर वेणु गोपाल सर, डॉक्टर तलवार उस टाइम यहाँ पे एचओडी कार्डियोलॉजी थे, और वेणु गोपाल सर का नाम जरूर उस समय, सुना हाँ जी। होगा, जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। बोले आप एक बार उनसे मिलो। एक आखिरी उम्मीद, क्योंकि उससे पहले तक उन्होंने बोला कि आपको मेडिसिन लेना है और लाइफ ऐसे ही चलेगी। अच्छा, तो लाइफ लॉन्ग आप मेडिसिन लेते बस रहिए। लेते रहिए, आप बेड रेस्ट कीजिए, मतलब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते रहिए और बेड रेस्ट पे रहिए। बेड रेस्ट पे रहिए। जो ऐसे कैसे कोई जी सकता है? 8-10 कदम नहीं चल पा रहे हैं, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ अच्छा। नहीं। तो मुझे लगता था कि ऐसे तो नहीं जीवन हाँ, जी बिल्कुल। पाएंगे, इससे तो ना हो बेहतर। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये तो परिवार बहुत कठिन भी ना, सपोर्ट करता है, लेकिन इतनी मजबूरी हो जाती है ना, कोई 24 घंटे तो मेरे लिए बैठ नहीं सकता। तो अपने ऊपर निर्भर यार, रहना अपने लिए भी बहुत वो है। अपने लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो बहुत मतलब कई बार निरुत्साहित हुई, उत्साह खत्म हो गया कि कैसे लाइफ है। लेकिन जब फैमिली में लोगों का चेहरा देखती थी, तो मैं एक पल को सोचती थी कि मान लीजिए मैं इस दुनिया में नहीं रही, तो मेरे जाने के बाद उन सबकी शक्ल जो रहेगी, तो वो मुझे खोने के बाद जो वो होंगे ना, वो चीज जो थी ना, वो मुझे जीना। भगवान कुछ तो रास्ता होगा, कहीं तो होगा कि मुझे कहीं से कोई उम्मीद मिले। और मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, मेडिकल साइंस में या इसमें, पर मुझे कुछ रास्ता मिलेगा। आखिरी उम्मीद के तौर पे हम लोग दिल्ली आए। तो यहाँ डॉक्टर के तलवार से, जो एचओडी कार्डियोलॉजी से मिले, तो उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि प्रीति तुम यहाँ से ठीक होकर जाओ। अच्छा। मैंने कहा पहली बार किसी ने कहा, हम देखते हैं क्या करना है। तो एक बार हम वर्कअप के लिए एडमिट कर लेते हैं आपको, आप एडमिट हो जाओ। तो एडमिट किया करीब 1-1.5 महीने। ये है 2000 नवंबर की बात है, जब मैं यहाँ एम्स में आई। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, ये लोग तीनों। दिल्ली में हमारा घर नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं, एक अनजान शहर में आके महीनों रहना। तो यहाँ पे फिर वर्कअप किया, उन्होंने फाइनली बताया कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट, हाँ, हार्ट। ये हमने खुद पहली बार सुना, मतलब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। 24-25 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट तो बहुत बड़ी बात, स्पेशली। और आप इतने यंग एज पे, इतने आप 25-26 साल की उम्र से। 25-26 साल की थी। मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट होता क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी नहीं। जीरो थे हम लोग। पर मुझे कहा कुछ तो है, एटलीस्ट कुछ तो ट्रीटमेंट है जिससे मैं एक राह मिल रही थी, एक राह मिल रही थी कि ये भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। हाँ जी, एक उम्मीद। जी हाँ जी। तो हम लोग वर्कअप वगैरह कराने के बाद में एडमिट, उन्होंने बोला कि सारी चीजें हो गई, हम प्रीति को वेट लिस्ट कर रहे हैं। पर अब जो मेन है डोनर हार्ट। हाँ जी। वहां पे आके जो लगा कि अभी डोनर हार्ट कैसे, कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि वो तो कोई ब्रेन डेथ केस होंगे और उनकी फैमिली अगर डोनेट करेगी तो आपको हार्ट मिलेगा। डॉक्टर ने बोला कि प्रीति हम तुम्हें कल डिस्चार्ज कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि आप दिल्ली में आके रहो। अच्छा। हार्ट मिलने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको बुलाएं और आप भोपाल या इंदौर से आप आए, विद आज हमें ट्रांसप्लांट करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप घर जाइए, अपना सामान लेके यहाँ कुछ गेस्ट हाउस से कुछ बुक करेंगे, फिर यहाँ रहेंगे। तो जब हम लोग वहां से जाने की उस रात मुझे फिर पाल्पिटेशन
बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई। तो मॉर्निंग में आई बोली प्रीति आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं कल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें 2-4 दिन और रख लेते हैं। अच्छा, वो जो 2 दिन में रुकी हाँ उसमें जी। मुझे डोनर मिला। ओ देखिए, मतलब शायद भगवान को इंडिकेशन ही। हाँ, तो हम रुके। हाँ जी। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, 22 जनवरी की शाम को 5-6 बजे हाँ जी। जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने आके बोला कि प्रीति आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हाँ जी। तो मैंने इमीडिएट पूछा क्या कोई डोनर है। फिर 5-10 मिनट बाद जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे उनकी पूरी टीम 6-7-8 लोग सब अच्छा। आए। उन्होंने बोला कि हमारे पास डोनर है और हम आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर रात में मुझे उन्होंने 1 बजे के आसपास आईसीयू में शिफ्ट किया। ओटी में शायद पता नहीं सुबह 3 बजे 4 बजे ले गए थे क्योंकि हार्ट आना था अपोलो हॉस्पिटल से। तो अच्छा। उन्होंने कहा वो 11-12 बजे पीक टाइम होता है, तो वहां से रिट्रीव करके लाने के ट्रैफिक का इशू था उस टाइम। जो एम्स के पास जो सर्किल है उसका वो रेड लाइट फ्री भी नहीं था, वहाँ बहुत टाइम लगता था। उन्होंने कहा हम लेट नाइट जाएंगे तो हार्ट लेकर आएंगे। तो लेकिन सुबह मैं पेरेंट्स से नहीं मिल पाई थी क्योंकि मुझे ओटी में शिफ्ट हो दिया। फिर मेरे ब्रदर जो रायपुर में रहते थे वो फ्लाइट से वहां से भागे। इन लॉज में मेरे मदर इन लॉ को मैंने कॉल करके बताया, वो भी बहुत परेशान। मतलब उस समय ये था कि मुझे उन्हें सबको समझाना पड़ रहा था आप लोग टेंशन मतलब सब अच्छा हो जाएगा। क्या बिल्कुल। तो सब लोग बहुत घबराए और मेरी भाभी मेरी सिस्टर मतलब सबकी बहुत पूजा बहुत मन्नतें बहुत सब थे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल हुई, ब्रदर इन लॉ मैं जोर दे रही हूँ बात पे, मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उन्होंने मन्नत मांगी कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं नंगे पाँव वैष्णो देवी जाऊंगा। इंदौर से वो दिल्ली आए, दिल्ली से वैष्णो देवी से वापस। उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी जनवरी की ठंड में, पूरी जनवरी की ठंड बहुत में बड़ी बात है। हॉस्पिटल पूरी सड़क मतलब उन्होंने जो पूरा सफर था 8 दिन 10 दिन जहाँ जहाँ भी गए, वो मार्केट गए या कहीं भी गए उन्होंने। और वो आसान, हम मतलब 24-25 साल पुराने अगर बात करें तो आसान नहीं था रास्ता। आज तो हाँ, आज तो सब सड़कें बन गई हैं, सब इजी हो गया है। और उस समय पे तो नंगे पाँव बिल्कुल। और जनवरी की ठंड में वो गए तो वो भी थे। मेरी बड़ी बहन बोलती है कि मैंने भगवान से कहा था अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं उनको मानना छोड़ दूंगी कि वो है, उनका कोई अस्तित्व है। तो मतलब उसने भगवान को भी चैलेंज कर दिया कि तुम हो अगर तो बिल्कुल कहते हैं मतलब ये सब भगवान पे कितना प्रेशर था आप ये सोचो। वो सारी चीजें मिलके इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि सबका अपना मन अपना प्यार फैमिली सपोर्ट था। तो मुझे अंदर से बहुत स्ट्रेंथ थी। और मेरे हस्बैंड का तो मैं मतलब उनके ऊपर तो मैं पूरी नॉवेल लिख सकती हूँ क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। 14 साल का बच्चा था। अच्छा। जिसका रोड एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हुआ, उसकी फैमिली ने ऑर्गन डोनेट किए। तो ये सफर चल रहा है और जब ट्रांसप्लांट हुआ मतलब तब तक मुझे क्या लगता है हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया फिर सब ठीक। हाँ जी, कुछ नहीं करना। तो उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस अलग है। एक बात बताइए कि जैसे डोनर की आपने बात करी तो एक तो ये होता है कि मतलब हर डोनर को नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, बिकॉज जैसे आपका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए। ब्लड ग्रुप है, हाइट और भी वेट काफी चीजें होती हैं। काफी चीजें हैं। एक्चुअली टाइपिंग एक होता है जो कुछ जेनेटिक रहता है। हाँ जी, वो सारी वर्कअप में वो सब कंप्लीट करके रखते हैं। ओके, ये चीजें चाहिए हमें। अच्छा, ठीक। और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मतलब जैसे जो डोनर है तो जब वो ऑर्गन डोनेट करते हैं और जब तक आपको लगाया जाएगा हार्ट, या मतलब मुझे टेक्निकल टर्म नहीं पता, बट जब तक वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो कितना टाइम होता है उसके लिए? हाँ, ये मेरे भी मन में बहुत सवाल आया था कि आपने मेरा एक हार्ट निकाल दिया। हाँ जी, और दूसरा हार्ट लगाया, तब तक मेरा शरीर कैसे चल रहा था? तो वो क्या वो करते हैं, मशीन होती है हार्ट लंग मशीन बोलते हैं। तो वो उस पे उसको जो मेन आर्टरीज वो है, क्योंकि जब वो अंदर सर्जरी कर रहे हैं तो ये हार्ट तो बीट नहीं कर रहा, पुराना हार्ट निकाल दिया, दूसरे को वो लगाएंगे उस बीच में तो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा। बिल्कुल,
तो हार्ट से तो पूरी बॉडी चल रही है, आपकी पूरे ऑर्गन सब कुछ चल रही वो हार्ट लंग एक मशीन होती है, Okay. जिससे कनेक्ट कर देते हैं। तो Okay. वो परफ्यूज टेस्ट होते हैं, नसा टेस्ट होते हैं, है। अच्छा। बहुत सारी चीजें रहती टेक्निकल। नहीं, और ये भी बताइए कि जैसे अब जो डोनर है उसका हार्ट मतलब कितना टाइम होता है कि डोनर का हार्ट निकाल के और आपके हाथ में लग रहा है? विदिन 4 आवर। अच्छा, ओके ओके। जो डोनर है, जो जहां से आना है ऑर्गन, उसके ऊपर मतलब कैसे क्या हो रहा होगा, और दूसरी कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि आप कह रहे हो जब तक वो ब्रेन डेड होगा तब आपको ऑर्गन मिलेगा, और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट करना कि मतलब चाहे वो कोई भी उम्र का हो या कोई भी मेल हो फीमेल हो, कि अब वो नहीं रहे हैं दुनिया में। एक चीज वो है, एक गम वो होता है, और दूसरा कि अब इनको लेके जाना है क्योंकि इनके ऑर्गन्स निकालने हैं। तो वो एक और कश्मकश आई थिंक एक फैमिली के साथ होती होगी। जी। जैसा कि मैंने बताया कि पहले एक पेशेंट की तरह थी जी। तो जहाँ मैं और मेरी फैमिली प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कोई डोनर मिल जाए। हाँ जी। आप समझ रहे हैं? डोनर मिल जाए मतलब कहीं ना कहीं कोई डेथ होगी, कोई अपने को खोएगा। हाँ जी। तब तभी आपको मिलेगा। जैसा कि आपने अभी बोला, तो हम लोग डोनर का वेट कर रहे थे, पूरा परिवार और हम सब जहाँ प्रार्थना कर रहे थे कि एक डोनर मिल जाए। तो वहीं कहीं ना कहीं एक तकलीफ और पीड़ा थी, और ये चीज मुझे तब और ज्यादा समझ में आई जब मैंने एड्स के ऑर्गो डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। ऑर्गो मतलब ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो अंगदान प्रत्यारोपण का डिपार्टमेंट है। तो जब मैंने उसमें काम करना शुरू किया तो तब मैंने ये डोनर फैमिलीज को काउंसिल, मुझे मतलब अंदर से लगता था कि मुझे बहुत समय से ऑर्गन मिल गया, हर किसी को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मेरा एग्जाम्पल या मुझे देख के जो डोनर फैमिलीज होने लगेगा, जैसे मुझे नया जीवन मिला है तो किसी और को भी मिलेगा। तो जब मैंने वहाँ ऑर्गो में काम करना शुरू किया तो मुझे मौका मिला डोनर फैमिलीज से बात करने का। तब मैंने दूसरा पहलू जाना कि जहाँ हम एक बहुत खुशी मना रहे हैं कि आज मेरे लिए एक डोनर मिला है और खुश होते हैं, वहीं किसी परिवार में सदमा है, पीड़ा है, कष्ट है, वो लोग बहुत तकलीफ में है, किसी अपने को उन्होंने खो दिया और उस समय उनसे अंगदान की बात करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो वाइटल ऑर्गन्स है ये तो और भी मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्रेन डेथ में होता है। ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ भी एक ही। कार्डियक डेथ मतलब जब हार्ट स्टॉप हो जाता है, जब हार्ट स्टॉप हो जाता है तो हम टिश्यूज डोनेट कर सकते हैं, जैसे कॉर्निया है, स्किन है, हार्ट वॉल। पर उस डेथ की एक्सेप्टेंस है, हार्ट बंद हो गया है तो लोग मान लेते हैं कि डेथ है और होने के लिए कुछ नहीं। तो कॉर्निया या इनके टिश्यूज के डोनेशन में उतनी तकलीफ नहीं होती, मुझे लगता है। लेकिन ब्रेन डेथ में ऑर्गन डोनेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि उस समय हार्ट बीट कर रहा है। हाँ, पेशेंट जो है मोस्टली रोड एक्सीडेंट केसेस या मतलब अकस्मात मृत्यु कह सकते हैं कि अचानक से हुई है। फैमिली को अचानक पता चला कि मेरा अपना कोई है जो हॉस्पिटल में हो गया, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पहले ही बहुत ट्रॉमा में है वो, फिर उनको क्योंकि जब उस मरीज को आप देखेंगे अगर तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि इसकी डेथ हो गई है, ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट और एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो बॉडी वार्म है। एक बार ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के बाद में बॉडी ठंडी होने लगती है, उनका शरीर गर्म है और हार्ट बीट कर रहा है, ईसीजी जो है वो लाइंस नॉर्मल चल रही है। वो कैसे मान ले, वो भी तो एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चमत्कार होगा और हमारा अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन डेथ जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें हार्ट जो ब्रेन है वो पूरी तरह डेड हो जाता है। कोमा से डिफरेंट चीज होती है। कोमा में पेशेंट महीने 2 महीने साल भर में भी ठीक हो जाता है, सर्वाइव करता है। और ब्रेन डेथ में या तो 24 आवर्स या 36 आवर्स से कुछ बहुत हुआ तो 4 दिन 3-4, इससे ज्यादा 100% इरिवर्सिबल है वो, क्योंकि वो जो है आर्टिफिशियल सपोर्ट पे उसके ऑर्गन्स अलाइव है। हार्ट जो बीट कर रहा है वो आर्टिफिशियल सपोर्ट की वजह से, ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से पूरी तरह डेड है, वो कोई कमांड ले ही नहीं रहा है।
तो अगर हम वो आर्टिफिशियल उसको हटा देंगे सपोर्ट को तो तो हार्ट भी बीट करना बंद हो जाएगा। इमीडिएट। अच्छा, पर ओके। आर्टिफिशियल सपोर्ट पे आप बहुत लंबा Right. जीवन नहीं दे पाएंगे, हार्ट को आप कब तक चला पाएंगे, तो उसका मेरी टाइम, फैमिली को समझाना आसान तो नहीं है वो कि- हमारे पास हाँ। नहीं टाइम पीरियड है हाँ। 24 आवर्स से 36 आवर्स का, कि जब तक हार्ट बीट कर रहा है आर्टिफिशियल सपोर्ट में, हाँ। उस टाइम में अगर फैमिली हाँ कहती है, हाँ जी। उनके एक हाँ से फिर कई लोगों को जिंदगी मिलती वो। जैसे ऑर्गन डोनेशन से लेकर बहुत टैबू है, काफी आई थिंक गलत फहमियां कह लीजिए या मिथ्स कह लीजिए, बहुत। मेरा जो एक्सपीरियंस है हाँ जी। इसका एजुकेशन से, या आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या ये है या अच्छी सोसाइटी में, हाँ जी। इसका किसी गवर्नमेंट डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली इमोशनल सेंसिटिव इशू है। तो आउटराइट बोल देते हैं कि आप हमसे ऑर्गन डोनेशन की बात करें, अब आप लोग आना ही मत, अब आप अच्छा। शक्ल मत दिखाना, ओह, हमें बात ही हाँ। नहीं करनी, हमें जी। सुनना ही कि नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि आज जो वो डिमांड और सप्लाई गैप है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बोला। और किडनी में ये कि फैमिली का एक किडनी दे सकता है, लिवर का पोर्शन हाँ जी। दे सकता है, हाँ। लेकिन हार्ट तो बिल्कुल हार्ट तो बहुत मुश्किल काम है actually। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक ये बताइए कि चलिए अब जैसे आपको डोनर मिल गया, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब उसके बाद भी कुछ स्ट्रगल्स हुए आपके, या उसके बाद आप स्टेबलाइज हो गए? मैं तो यही मान के चलती थी कि अब ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन हाँ जी। धीरे धीरे पता चला कि उसके बाद के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस। अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं अच्छा। हार्ट पेशेंट हाँ, नहीं हूँ, नहीं है। हाँ जी। लेकिन हाँ। क्योंकि एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। है, और मुझे बहुत अलग तरह से अपना ख्याल रखना है। हाँ जी। क्योंकि जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था वो ये था कि जो मेरा हार्ट है ये मेरा अपना नहीं, बिल्कुल ये मेरे शरीर के लिए, मेरे इम्यून सिस्टम के लिए फॉरेन बॉडी, बिल्कुल। और हाँ जी। मेरा इम्यून हाँ। सिस्टम इसे हमेशा रिजेक्ट करे, फॉरेन बॉडी। हाँ। तो बिल्कुल। हार्ट फेलियर का खतरा मेरी बॉडी का, मेरा इम्यून सिस्टम इस हार्ट को अटैक करने को, रिजेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो वो रिजेक्शन का खतरा लाइफ लॉन्ग है, तो उसे कम करने के लिए हम लोगों को इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है। अच्छा। हम लोग डेली इम्यूनिटी को कम करने के लिए मेडिसिन खाते हैं। अच्छा। लोग इम्यूनिटी को हाँ, बढ़ाते हैं, हाँ, कि बिल्कुल। पावर बढ़े, हाँ हम जी। डेली मेडिसिन खाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाए, ताकि हमारा तो इम्यून उससे तो फिर आप और प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शन के लिए। हाँ जी। बहुत ज्यादा। तो हाँ। हम लोगों को बहुत प्रिकॉशंस रखना होता है कि हम ऐसे नहीं कि रास्ते में चलते चाट पकौड़ी खा रहे हैं, या बिल्कुल। भीड़ भाड़ है, हाँ। वो है, अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है, मेरे हस्बैंड को या फैमिली मेंबर में किसी को, तो वो लोग रूम में नहीं आते या मास्क लगा के रखते हैं। तो आज कोविड में हमने किया, हाँ जी। वो हम सालों से कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद जैसे हाँ। नीचे नया नया हार्ट जब लगा हाँ था, जी। हाँ तब जी। रिजेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा था, क्योंकि बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब इतने सालों में धीरे धीरे थोड़ा सा आई थिंक बॉडी भी थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हाँ। वो रिस्क रहेगा ओके। लाइफ लॉन्ग। अच्छा। इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी मेरी हाँ। लाइफ लॉन्ग। तो अच्छा। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर मुझे होगा, तो अगर जैसे मान लीजिए मुझे कफ कोल्ड हुआ, तो मेरी इम्यूनिटी उस वायरस के लिए एक्टिव होगी। उसे तो नहीं पता कि सिर्फ अब मुझे इस वायरस को अटैक करना, हार्ट को नहीं करना, तो वो उसको भी रिजेक्ट करती है। तो वो खतरा रहता है जिससे हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। मुझे अभी तक 8 रिजेक्शन हो चुके हैं। 8 बार रिजेक्शन हो चुके 8 बार रिजेक्शन हो गया। ओके। सुबह में ऑफिस गई हूँ, एकदम ठीक है, शाम को मैं आई, मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि कुछ सिम्टम्स है। एक बार का मैं बताऊं, मुझे रिजेक्शन शाम को मैं कर गई, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो रही। अच्छा। मैं लेट नहीं जाती, मैंने कहा मैं थक गई ऑफिस में। तो धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता गया। 8-9-10 बज गए। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं एक बार बात कर। मैं कहा मैं बात करूंगी, वो मुझे कहेंगे अभी आ जाओ हॉस्पिटल। मुझे अभी हॉस्पिटल जाने का मन नहीं है। तो मन नहीं। कुछ तो पूछ लो। हाँ। बोले नहीं इमीडिएट। तो मैंने उनको कॉल किया। हाँ जी। तो मैंने बोला आप इमीडिएट आओ। एम्स जो है ना, मंदिर है मेरे लिए, एम्स हॉस्पिटल कि जहाँ से मैं जाती हूँ वो नई सांसें लेकर आ जाती हूँ। तो उन्होंने फिर इमीडिएट मुझे बुलाया था। बोला मैं पहुंची तो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद भी मैं सांस नहीं ले पा रही। अच्छा। मतलब हर एक सांस तो मुश्किल हो रही थी। ओके। और तब मुझे एक बार ऐसा लगा था कि
पता नहीं इस बार वापस आती हूँ कि नहीं, क्योंकि वो मुझे हार्ट फेलियर की कंडीशन बहुत severe हो गई थी आपको। बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हुई थी। और मेरे हस्बैंड की आंख में पहली बार आंसू थे, और उनके शब्द मुझे अभी तक याद है कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगी। तो मुझे लगा कि मुझे लड़ना है, अब कुछ भी हो जाए भगवान मुझे। फिर मुझे उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने बोला कि इस बार हमें लगता नहीं है कि हम किसी को रिवाइव कर पाएंगे। अच्छा। तो फिर मैंने आपस से बात की, बोले कैसा है बेटा, मैंने कहा बहुत अच्छी। उसके बाद में बोले बस मैं आ रहा हूँ ना। तो वो रात जैसे तैसे निकल गई, और वो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर बोलते हैं जो शॉक देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो दोनों साइड डॉक्टर्स नर्स खड़े हुए हैं कि शायद शॉक देना पड़े, हार्ट अगर स्टॉप हुआ तो हमें उसको करंट देना पड़ेगा। वो सारी चीजें हैं, पर ईश्वर की बहुत कृपा है, महाकाल की बहुत कृपा है। मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हूँ, और जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मैं सब तरफ से अपना मन हटा के मैं आपको यही पूछने वाली थी कि मतलब जब ऐसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड सामने खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स वो लेके खड़े हुए हैं, आप अपने आप को कैसे मतलब शांत कैसे करते हैं, मन को कैसे? मैं अब मतलब जब भी बायोप्सीज होती है वो बहुत प्रोसीजर पेनफुल होता है, प्रोसीजर होते हैं। अब जैसे इतने लॉन्ग टाइम रिजेक्शन जो होता है उससे प्रिकॉशंस मतलब उसको ठीक करने के लिए हम लोग पल्स थेरेपी देते हैं। अच्छा। अब एक्यूट रिजेक्शन है तो पल्स थेरेपी देते हैं, फिर उस प्रेजेंस बहुत बढ़ा देते हैं। ओके। तो फिर ये होता है कि कोई भी एकदम कोई टच भी नहीं करेगा, मुझे बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि हार्ट फिर उसको नॉर्मल आने में 2-3-4 महीने लग जाते हैं। 2-3 महीने? हाँ। उसके बाद भी वीकली वो इको के लिए बुलाते हैं कि हार्ट फंक्शन कितना, तब कंप्लीट रेस्ट देना होता है, क्योंकि हार्ट तो धीरे धीरे फिर वो स्टेरॉइड्स देखे फिर पूरे, तो ये सारे रिस्क हैं। तो अब जैसे मैं जर्मनी जा रही हूँ खेलने, तो सबके मन में थोड़ा सा ये भी है कि मैं बोलती हूँ कि नहीं सब ठीक होगा, मुझे जाने दो, मैं खेल के आऊंगी। अच्छा, तो मुझे यही बार बार समझाया जाता है कि मेडल के पीछे नहीं भागना, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। मैंने कहा मेरे लिए मेरा हेल्थ सबसे बड़ी चीज है। मैं जा रही हूँ अपने आप को मैं ये मान के चलती मेरे लिए यही मेडल है। तो मेडल लाई तो मुझे बहुत खुशी होगी, और लाने का मन है कि नहीं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप डेफिनेटली लाएंगी क्यों नहीं। जो मैं कहती हूँ ना, ये जो हार्ट मिला है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको संभालने की। और जब भी इस तरह का रिजेक्शन होता है ना, तो मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ, जिसका हार्ट है नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता है, पर मैं उससे बात करूँ सॉरी कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, या मैं ध्यान नहीं रख पाई जो तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा, इतना मेरा साथ मत छोड़। जब मेरी जान जाने वाली थी तब तुमने मेरा साथ दिया, आज भी मेरे साथ रहे ना, तुम भी रहो मैं भी रहूं, क्योंकि ये दिल तो उसका ही है, उसका दिल धड़क रहा है मुझमें। तो 2 जिंदगियां हैं जो मैं जी रही हूँ, तो फिर मैं उससे फिर मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो सोल मेरे आस पास है, और जो मुझे ताकत देगी, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह सकते हैं इसको, पर मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि है मेरे आसपास कहीं ना कहीं है, जो मुझे फिर समझाता है कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जिस तरह से आप बता रहे हो, जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, आई थिंक वो पॉजिटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं रेजोनेट करके वापस ही आती है, सो डेफिनेटली उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक बात बताइए, जब आप इतनी मुश्किलों से जूझ रही हो, और जैसे आप कह रहे हैं कि 8 बार आपका हार्ट रिजेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन का इतना डर, सब कुछ, तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको वापस खेल में, बैडमिंटन में जाने का, मैं तो कहूंगी साहस कहाँ से आया, और मतलब कौन था या क्या चीज थी जिससे आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मैं कर सकती हूँ? क्योंकि अच्छे लोग आई थिंक बैठ जाते घर में कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपने एक और चैलेंज ले लिया, और वो भी कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। जीवन कहते हैं ना, जीवन एक बार मिलता है, मुझे दोबारा मिला है। हाँ जी बिल्कुल। तो हर दिन मैं ना बहुत उत्साह से जीना चाहती हूँ, लेकिन हाँ जी प्रिकॉशंस के साथ। तो
पहले नहीं सोचा था बैडमिंटन खेलूंगी, क्योंकि जब इतना स्टीरॉइड्स दिया गया तो उसके बाद बोथ फीमर हेड में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें एविस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन हुआ। एक तरह से जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, क्योंकि बोन लॉस हुआ वो, तो उसकी भी एक सर्जरी हुई। 3 महीने में कंप्लीट बेड रेस्ट पे रही। 1 साल वो वॉक करके सपोर्ट से चल पाती थी, क्योंकि मैं चल नहीं पाती थी। उसके और 2-3 साल तक मैं छड़ी लेके चलती थी। ये सब इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन? 2006। अच्छा, मतलब रिजेक्शन हुआ उस बीच में, 3 रिजेक्शन हुए, स्टेरॉइड्स दिया तो हड्डियों पर सब कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा था, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट। अच्छा, तो वो हुआ तो फिर धीरे धीरे तब मुझे लगा था कि नहीं, मैं नॉर्मल चल पाऊँ उतना ही बहुत, खड़ी हो रही उतना ठीक है। फिर धीरे धीरे तो वो जो मेरे ऑर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं दीदी तुम्हें देख के हमें लगता है कि हमें लगा था कि ये तुम 1 आध साल में हमें टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पर तुमने उस सर्जरी से भी काम चला लिया, अभी तक चला। आपने साइंस को डिफीट कर दिया मुझे लग रहा है। खेलना नहीं, रनिंग मत करना। अच्छा, क्योंकि अभी भी जो डिटोरिएट हो चुका है पार्ट वो एज इट इज है, उसको फर्दर डिटोरिएशन रोकने के लिए उन्होंने सर्जरी की थी दोनों। अच्छा, उन्होंने कहा बहुत दौड़-भाग मत करना। तो मुझे लगता है भगवान मैं नॉर्मल चल लूँ ना, काफी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जब वो थोड़ा चलना शुरू, थोड़ा वॉकिंग स्टार्ट, खेलने के लिए भी उन्होंने बोला कि उतना नहीं खेल। फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी लिमिट्स पता है, उसके साथ खेलूंगी। तो अभी भी मैं खेलती हूँ तो बैडमिंटन कोर्ट में बहुत रनिंग नहीं करती, करने का मन होता है, तो मुझे लगता है नहीं, अगर उन्होंने बोला कि आपका जॉइंट जो है वो वीक है तो वो नहीं करता। तो जब पहली बार खेला मैंने 23 में दिसंबर में कोच्चि में नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स हुए, तो मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तब मैं ये सोच रही थी पार्टिसिपेट करना है, और गोल्ड मेडल मिला मुझे वहाँ। अरे वाह, ओके। तो वहाँ से थोड़ी उम्मीद जगी कि नहीं खेलना है। फिर अभी मार्च में इसी साल 2025 में मार्च में पीजीआई चंडीगढ़ में गेम्स हुए, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी मुझे मेडल मिला। तो अब मुझे लगा कि यहाँ खेलना चाहिए। धीरे धीरे उम्मीद जगी। अब इसके अलावा एक चीज और, मुझे फेशियल पैरालिसिस भी हुआ था ब्रेस्ट पास 2010 या 11 में। अच्छा, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम है ना, तो वो विंटर में, पर उस वो भी मतलब फेस देखी इतना नहीं समझ में आता, बट थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी कुछ है उसका अंश? आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक ये बड़ी हो गई थी। अच्छा, पलक नहीं झपकती थी, हंसी जैसे एक तरफ हो जाती है। अच्छा, जो फेशियल पैरालिसिस तो वो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज करके अच्छा हो गए, फिजियोथेरेपी वगैरह करके। तो ये पोस्ट ट्रांसफर के कुछ ना कुछ मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन मेरा जीवन फिर भी बहुत अच्छा है। कई लोग मैं देखती तो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में लोगों को बहुत कष्ट है। जब आप सोचेंगे ना तो आपको लगेगा आप बहुत बेहतर स्थिति है, आपके पास बहुत कुछ है। तो जब आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है ना, तो खुश भी रहते हैं और आगे और जीने की चाह बढ़ती जाती है। लोगों के जीवन में इतने कष्ट है कि मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी चीजें हैं, सब है। तो पर मैं आपसे फिर से अभी थोड़ा सा और उसको प्रोब करना चाहूंगी कि देखिए, जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो सीधा हार्ट पे असर होता है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सारा प्रेशर आपका हार्ट पे आ रहा है। वो आपका ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका है और आप कह रहे हो कि रिजेक्शन का पूरा डर है। सेकेंडली, आप क्योंकि पब्लिक में खेल रहे हैं, मतलब चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे वो मैच हो, आप देखिए आपका ओपोनेंट तो है ही आपके पास, जितना मर्जी आपको कर ले, प्लस जनता भी है, जजेस भी है, सब कुछ है। तो आपको इम्यूनिटी, मतलब आप उस ऐसी जगह पे है जहाँ हर तरह का बंदा है। हो सकता है कोई बीमार उठ के आया हो, किसी को इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। और तीसरी चीज आपने बताया कि जो आपके स्टेरॉइड्स और बाकी दवाइयां थी, उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस टाइप का कुछ उससे रिलेटेड आपको हुआ, जिसमें आपकी बोन्स कमजोर हो गई थी। तो आपको हर चीज आपको स्पोर्ट्स के अगेंस्ट एक तरह से था। तो आप शुरू से ही शरारती बच्चे नहीं हैं या पता नहीं, दिल का असर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है।
क्योंकि और ये बताइए कि जैसे अब ये होता है कि चलिए आपका ऑपरेशन हुआ, आपने सब कुछ सहा है, तो कभी कभी होता है कि चलिए मैं कर सकती हूँ, मैं कर दिखाऊंगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके फैमिली ने या आपके हस्बैंड ने या आपके पेरेंट्स ने बोला कि बस हो गया, इतना भी मत अपने आप को चैलेंज करो, या होता ही है मतलब नॉट आउट ऑफ एनीथिंग, कुछ गलत नहीं, मतलब वो क्योंकि हाँ कहते हैं कि नहीं ये मत करो, फिर मैं बोलती नहीं मुझे करने दीजिए। तो फिर जैसे अभी हम लोग लास्ट ईयर केदारनाथ गए थे, अच्छा हेलीकॉप्टर से गए थे, हाँ जी। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन का हाँ, और ये सारी हाँ जी, चीजों बिल्कुल। का रहता है। हाँ, तो मेरे फादर और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। बोले नहीं तुम्हारे डॉक्टर, मैंने कहा अगर मेरे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया तो मुझे लेके जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ, वो मान के चल रहे थे कि डॉक्टर मना कर देंगे। ये आपने डॉक्टर को क्या घूस दी थी ये बताइए। तो मैंने बोला सर मैं मुझे जाना है। ठीक है तो चले जाओ। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी भरोसा है कि मैं अपना, हाँ जी, हर किसी की बॉडी अलार्म करती है कि बस, हाँ जी, तो जहाँ मुझे वो फील होता है ना, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। और अंदर से मुझे लगा कि नहीं मुझे हाँ, केदारनाथ जाना है, बाबा के दर्शन करने जाना है, और वहां से मैं और ऊर्जा लेकर आई। जैसे आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप किया होगा, तो क्या किसी ने आपको प्रोत्साहित किया इसके लिए, या उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप ऑलरेडी आप इतने सब चीजों से गुजर चुकी हैं, तो कैसे कैसे हुआ ये? अंगदान के महत्व को मेरे से ज्यादा कौन समझ सकता है। मतलब आप किसी को क्या दे सकते हैं, जीवन दान। हाँ जी, जीवन देना तो ईश्वर के हाथ में है। आप जब किसी को जीवन देते हैं तो आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, आप उस भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं। हनुमान जी जैसे संजीवनी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो अगर आप अंगदान का निर्णय लेते हैं तो आप वही भूमिका निभाते हैं। तो अंगदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम इसे ना तो फैक्ट्री में बना सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, कुछ नहीं। अंगदान करेंगे, किसी की मुस्कान बनेगी, किसी के चेहरे की, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका? जी, इसके लिए मतलब हमारे एम्स में और वो डिपार्टमेंट है जहाँ प्लेज कर सकते हैं अंगदान के लिए। उसके अलावा नेशनल फैसिलिटी है हाँ जी, जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। उसके अलावा हर स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको सोटो बोलते हैं। उसके नीचे रीजनल लेवल पे रोट होता है, आप कहीं भी प्लेज कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस जगह प्लेज करेंगे डेथ वहाँ होती है, तो वो जो आपकी विश पूरी होगी वो वहीं आसपास की हॉस्पिटल में या कहीं हो पाएगी। ओके, तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर रहा है और अगर वो अंगदान करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी इच्छा को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करे और उन्हें बताए कि ये मेरी अंतिम इच्छा है। वो तभी हो पाएगी, नहीं तो वो आपकी जो इच्छा है वो हो नहीं पाएगी। तो परिवार को बताना जरूरी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल नहीं किया, लेकिन आपकी इस इच्छा के बारे में परिवार को पता है और वो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमें कॉल करते हैं, तो भी ऑर्गन डोनेशन हो जाता है। जैसे हमारी संस्था जो और वो है इसमें, वो किस तरह काम करती है, 24 आवर्स हमारा हेल्पलाइन है। तो अगर कहीं फैमिली में डेथ हुई, चाहे उन्होंने प्लेज किया हो या नहीं किया हो, वो कॉल करती है, तो जो कॉर्निया है वो घर से रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो हम लोग दिल्ली और एनसीआर में कवर कर पाते हैं, उससे बाहर तो फिर उन्हें जो भी उनके नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ करना पड़ेगा। स्किन डोनेशन अभी 1 साल हो गया है, एम्स ने अभी स्किन बैंक भी स्टार्ट किया है। अच्छा, हमारा हार्डबॉल बैंक है, बोन बैंक है, और ये 4 जो टिश्यू डोनेशन है ये कार्डियक डेथ के बाद हो सकते हैं। लेकिन जो स्किन है और कॉर्निया वो घर से रिट्रीव की जा सकती है। कॉर्निया और स्किन के लिए एज नहीं है, 90 प्लस तक, 90 एज की एज तक भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर जैसे उनको कैटरेक्ट या कुछ होगा या कुछ, उससे कोई वो नहीं है, वो सब उससे कोई मतलब नहीं बेसिकली। मतलब किसी को नंबर लगा है, चश्मा लगा है, कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, कभी। अच्छा, और स्किन डोनेशन का क्या तात्पर्य हुआ? स्किन जो बर्न पेशेंट रहते हैं, भी ग्रेड रहते हैं फर्स्ट सेकंड तक, एक डोनर से मुझे एग्जिट तो नहीं पता था, शायद 3 या 4 लोगों की। अच्छा, जब बर्न होता है ना, तो बर्न में ये टिश्यूज जल जाते हैं, तो आप
मूवमेंट बंद हो जाती है हाँ जी। क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म हो बिल्कुल, जाती हाँ जी, है। हाँ जी। बर्न पेशेंट्स के लिए हाँ जी। हम लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए हम्म, ये प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक उसके हाँ। लिए यूज नहीं होती है। अच्छा, ओके, कॉस्मेटिक यूज के लिए हाँ, हाँ। इसको यूज नहीं करता है। ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए जो बर्न पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए स्किन लाइन जो है तो स्किन लाइट में क्या मतलब वो आप स्किन को कैसे रिमूव करेंगे? स्किन जो है ऑर्गन तो चलिए समझ आता है कि आपने, हाँ जी, स्किन हम लोग लेते हैं लोअर लिम्ब से। ये अच्छा, थाइस वाला अच्छा, जो अच्छा, पोर्शन हाँ है जी, हाँ जी, यहाँ से उसकी पतली सी लेयर जैसे रहती अच्छा, है वो लेते ओके, हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं हाँ। और उसको कुछ जो भी केमिकल वगैरह से करके एकदम बहुत पतली सी थिन ओके, जो लेयर होती है अच्छा, वो निकाल के और उसको पैक करते हैं। फिर बाद में जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए वो यूटिलाइज होता है। अगर कभी प्रीति जी पे उनकी आत्मकथा कभी आप लिखे या कभी आपकी लाइफ में कोई किताब लिखी जाए तो उसका क्या शीर्षक होना चाहिए? मतलब बहुत टाइम से लिख रही हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर्स भी फैमिली के सब कहते हैं कि लिखो, एक्सपीरियंस वरना अपने साथ ही चला जाएगा, वो होना चाहिए। तो उसका शीर्षक मैंने सोचा तो था मतलब मैं बहुत फिल्मी हूँ तो दिल दे के देखो। उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसे मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आई थी तो उसमें जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो मुझे भी जैसे मेरी डोनर हार्ट डोनेट किया जा पीती जा जी ले अपनी जिंदगी। तो उसपे काफी चीजें बोले। तो जो हमारी जो राइटर है जो सबकी स्टोरी कंपाइल करके जिन्होंने पीछे तुम्हारी स्टोरी में फिल्मी डायलॉग बहुत होता है। मैं बताऊं जब ओटी में मुझे लेकर गए एनेस्थीसिया दे दिया उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि प्रीति अब आप सोने की कोशिश करो। मैं कुछ पूछ रही थी कि कितने घंटे की सर्जरी है या कुछ बात वो चाह रहे थे कि एनेस्थीसिया का असर स्टार्ट होना तो आंख बंद करके रिलैक्स हो जाए और मैं आंखें खोल के जो ऊपर लाइट्स थी उनको ऐसे ऐसे देख रही। वो कह रहे हैं प्रीति आइज क्लोज कर लो अपनी, हमने एनेस्थीसिया दिया और सोने की कोशिश करो। मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं आंखें बंद कर लो। फिर उसके बाद मैंने आंखें बंद की। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा थोड़ी देर में प्रीति तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बसंती तुम्हारा नाम क्या है? सच्ची में आपकी कहानी एक मिसाल है कि कहते हैं ना वो भगवान बोले ब्रिंग इट ऑन, देखो क्या 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 कर सकते हो आप। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी मोटिवेशनल। गिव अप क्यों करना है? हाँ जी, मैं हमेशा एक सवाल करती हूँ कि जैसे हम भगवान से सवाल करते हैं कि आपने मुझे ये तकलीफ क्यों दी, मेरे साथ ये ऐसा बुरा क्यों हुआ। तो जब भगवान ने हमें अच्छी चीजें दी तब हमने सवाल पूछा कि मैं ही क्यों। तब तो हमने उनसे सवाल नहीं किया। तो उन्होंने अच्छा दिया तो उनकी मर्जी, बुरा किया तो उनकी मर्जी। जब आपको अच्छा मिलता है तो आपने बोलते भगवान आपने मुझे ही क्यों इतना अच्छा परिवार दिया, भगवान आपने मुझे ही क्यों इतना अच्छा पति दिया। तो मैं सवाल नहीं कर सकती कि भगवान आपने मुझे ये तकलीफ क्यों दी, मुझे ये इतना कष्ट क्यों दिया, क्यों इतना फिजिकल मतलब मुझे पेन सहना पड़ रहा है। तो जब तब सवाल नहीं किया तो अब भी नहीं। वो कहते हैं ना दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई। आई थिंक आज हमारा सौभाग्य है, हमारा सम्मान है कि हम आपके साथ बैठे, आपके साथ ये सब बातें कर सके और इतना हमें आपने जो डीप अपनी लाइफ के बारे में बताया है उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके लिए। मुझे यही लगता है कि मेरे कुछ भी कहने से करने से अगर एक व्यक्ति भी मोटिवेट हुआ मतदान करने के लिए तो मेरा जीवन सफल है। हाँ जी। और कुछ लाइनें मैं हाँ जी, आप शायद कविता भी लिखती है। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। हाँ जी। तो मैंने लिखा था कि सांसों की सरगम तब भी थी, जीवन का स्पंदन अब भी है, तब ज्ञात नहीं था स्वर इसका, अब भान प्रतीक्षण मुग्धता, एक टूटे सांस के तार से इस सांस ने सब स्वर छेड़े हैं, संवर गई मैं प्रीति हाउ सुमन बसते। मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है और आई थिंक ये बहुत
क्लियरली सारे इमोशंस को आई थिंक रैप करके आपने एक कविता में लिख दिया है। एक और भी लिखी, मतलब मैं हाँ जी, कविताएं नहीं लिख पाती, ये मेरे मन की भावनाएं हैं हाँ जी, जो शब्द। अगर आप कहें कि इससे हटकर मैं कुछ लिख पाऊँ या हम्म। बोल पाऊँ तो कुछ और विचार ही नहीं आता। मतलब पर मेरी ये बहुत सोच मेरी सुंदर, सब बहुत इसके सुंदर विचार है ये। आसपास ही घूमती है। हाँ मैंने जी, जो एक और भी लिखी थी हाँ जी, काफी टाइम पहले थी, सोचती हूँ कभी कभी हम्म, क्या होती जिंदगी खूबसूरत इतनी अगर इस दिल का मैं साथ ना पाती। क्या सीख पाती कीमत इस जीवन की अगर मृत्यु मेरी इतनी करीब से स्पर्श भर की दूरी से ना गुजरती। अब लगता है जब मैं मुड़ के देखूं रास्ता अपना, अपनों की हंसी अब अधिक समझ में आती है। मतलब जो मैंने आपको बीच में बताया कि मेरी फैमिली मेरे सामने जो मुस्कुराती हाँ थी जी, पर उसके पीछे का दर्द महसूस होता, अब वो जब मुझे खुश हम्म, देखते हैं तो अब उनकी हंसी मुझे अधिक समझ में हाँ आती जी, है। रिश्ते बुनने की तरकीबें अब मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें हैं जो बस भावनाएं हैं। सी डोनर फैमिलीज के लिए मेरे मन में आता है कि खुशी बहुत थी, नई जिंदगी जो मिली थी। खुशी बहुत थी, नई जिंदगी जो मिली थी क्योंकि किसी ने डोनेट किया तो मुझे नई जिंदगी। तो खुशी बहुत थी, नई जिंदगी जो मिली थी। दर्द भी बहुत था क्योंकि किसी के दर्द की कीमत पे जो मिली थी। ये जिम्मेदारी कंधों पर भारी थी क्योंकि अब जो मिली मुझे ये जिंदगी दूसरी ही थी, जीनी जो मुझे रिश्ते के हिस्से की थी। तो ये जो जीवन बहुत है बढ़िया। ये उसके हिस्से का है, ये जो सांसें हैं हम्म, ये उसके हिस्से की है। तो आज जो भी खुशियां हैं सब ये उसके हिस्से की है, उसका जीवन जी रही है। एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। एक छोटा सा मोमेंटो मैं आपको पेश करना चाहूंगी। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।